नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडियन रेलवे में हो रहे लगातार एक्सीडेंट्स की। फिर चाहे वो 17 जून का कंचनजंगा एक्सप्रेस का एक्सीडेंट हो या फिर 18 जुलाई को हुए चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ का एक्सीडेंट क्यों ना हो। 7 महीने के अंदर टोटल 19 से ज़्यादा डिरेलमेंट केसेस देखने को मिल चुके हैं। तो क्यों हो रही है ये सारे केसेस, इनके पीछे क्या रूट कॉजेज हैं और इस सबको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिया है, ये सब समझेंगे। कानपुर से बड़ी जानकारी, जहां एक और रेल हादसा हुआ है। साबरमती एक्सप्रेस के कई डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। 3 ट्रेनों की टक्कर हुई है, एक मालगाड़ी थी, 2 पैसेंजर ट्रेन थी। और बहुत ही संवेदना के साथ जिन परिवारों के मेंबर्स को गए, उनको किसी न किसी जल्दी से जल्दी उनके पास उनके परिवारजन पहुंचे। ये हमारा दायित्व भी खत्म नहीं हुआ। People killed in a train accident in West Bengal. Around 50 others were also injured after an express train collided with a goods train in Darjeeling. The President, the Prime Minister and the Bengal Chief Minister have expressed condolence. तो दोस्तों, इंडियन रेलवे का इंडियन इकोनॉमी में बहुत बड़ा योगदान है। एक तरह से इसे इंडिया की लाइफलाइन कहा जाता है। एक तरफ जहां आपको महाराजा एक्सप्रेस, वंदे भारत जैसी प्रीमियम क्लास ट्रेनें देखने को मिलेगी, वहीं लेबर क्लास के लिए जननायक, जनसेवा जैसी आपको ट्रेनें देखने को मिलेंगी, जिनका 100 रुपये किलोमीटर के मुताबिक 50 से 60 रुपये का चार्जेस है, जो कि और किसी भी ट्रांसपोर्ट के रिलेटेड बहुत ज़्यादा कम है। तो इस करके इंडियन इकोनॉमी में और इंडियन पैसेंजर्स में इसका बहुत बड़ा योगदान है। और एक डेटा अकॉर्डिंग जाएँ तो सालाना 8.1 बिलियन पैसेंजर्स ट्रैवल करते, जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन के बराबर है। और 1.3 मिलियन एम्प्लॉय जनरेट करने के साथ ही वर्ल्ड की 8th लार्जेस्ट और इंडिया की 2nd लार्जेस्ट एम्प्लॉय जनरेटिंग ऑर्गेनाइजेशन है। और इसका इंडियन इकोनॉमी में 1.5% जीडीपी का योगदान है। और फ्रेट इकोनॉमी की बात करी जाए तो इसका 45% का योगदान है। तो जब इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन रन कर रही है और जहाँ पे डेली बेसिस पे 24 मिलियन पैसेंजर्स सफ़र करते हैं, तो उसकी सिक्योरिटी भी बहुत बड़ी बात बन जाती है, क्योंकि इसके अगल बगल बहुत बड़ी इकोनॉमी चल रही है। पर सिक्योरिटी की बात की जाए तो हर बारी हमारी गवर्नमेंट इस मामले में फेल हो गई है। तो आइए चलिए समझते हैं इन सब चीज़ों को। तो द हिंदू अखबार ने 23 मार्च 2023 को अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश की, जिसमें उन्होंने बताया कि सबसे बड़ा मेन रीज़न इसका है जो लैक ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज का है, क्योंकि स्टाफ क्रू मेंबर्स को और लोको पायलट्स को 12-12 घंटे की बिना किसी ब्रेक, लीव, रेस्ट के थ्रू अपनी ड्यूटी करनी पड़ रही है। और कई पोस्ट ऐसी है जहाँ पे सारी पोस्ट में बहुत ज़्यादा खाली पड़ी है, और इन सब को अगर नहीं सुधारा गया तो आगे जाके और भी केसेस बढ़ सकते हैं। क्योंकि नेचुरली देखा गया है एक सर्वे के थ्रू कि जो भी व्यक्ति 8 घंटे से ज़्यादा कोई ड्यूटी करता है तो उसके लिए वर्क एफिशिएंसी में बहुत फ़र्क पड़ता है। और जहाँ पे हम एक लोको पायलट से 12-12 घंटे की ड्यूटी करवा रहे हैं और कई लोगों की जान को रिस्क में रखते हुए, तो आप समझ सकते हैं कि इनके पीछे कितना बड़ा रीज़न हो सकता है। वहीं 2 मार्च 2023 को द टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक RTI फाइल की, जिसमें इसने ये बताया कि 14 लाख की ग्रुप सी की जॉब में से 3 लाख से भी ज़्यादा जो जॉब्स हैं पूरी तरह से वेकेंट पड़ी हैं। और ग्रुप सी की कौन सी जॉब्स आती हैं? ट्रैकमैन, पॉइंट्समैन, ट्रैफिक सिग्नल ऑडिटर्स, इन सब की जॉब आती हैं। और अगर ये जॉब्स नहीं जल्दी भरी गई तो इंडियन रेलवे में और भी ज़्यादा एक्सीडेंट्स हो सकते हैं और आने वाले टाइम में बढ़ भी सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, जॉब्स को भरना बहुत ज़रूरी है। तो इससे पता लगता है कि सबसे पहला जो मेन रीज़न वो ह्यूमन रिसोर्स के लैक की वजह से सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ तक कि कई न्यूज़ में ये भी पाया गया कि जिस ड्राइवर से ओवर टाइमिंग कराई जा रही है उनके पास बिना कोई टॉयलेट नहीं है यूज़ करने के लिए, तो उन्होंने एडल्ट डाइपर्स तक का भी यूज़ करना शुरू कर दिया है। और वहीं एक CAG की भी रिपोर्ट आई है। सबसे पहले समझते हैं कि CAG है क्या। तो CAG है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो एक पूरा ऑडिट तैयार करती है फिजिकल डेफिसिट का, प्रॉफिट का और क्या क्या लैक हुए उन सब का। तो उन्होंने 2021 में एक रिपोर्ट तैयार की इंडियन रेलवे के अकॉर्डिंग, और ये रिपोर्ट सबसे पहले स्टेट पार्लियामेंट और सेंट्रल पार्लियामेंट में जाती है, देन उसके बाद जाती है हमारे प्रेसिडेंट के पास। तो उसमें उन्होंने ये बताया ट्रैक सिग्नल जो कार्स हैं उनका किसी जोन में तो 0% यूज़ किया गया है, और जो फ्लोट डिटेक्शन स्कैनर हैं उन सब का तो किसी जोन में तो 50% का फॉल है, खासकर नॉर्थन रेलवे में, और नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में तो उसका 11% का शॉर्टफॉल देखने को मिला है। और जो हायर अथॉरिटी के थ्रू जो इंस्पेक्शन की जाती है रेलवे ट्रैक की, उसमें भी बहुत ज़्यादा शॉर्टफॉल देखने को मिला है। सर, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर कॉरिडोर को छोड़ के बाकी सारे कॉरिडोर की तो बहुत ज़्यादा हालत खस्ता है। कई जोन में तो 2-2 हज़ार किलोमीटर पे सिर्फ एक बार इंस्पेक्शन कराई गई है, और 2000 किलोमीटर को अप्रॉक्सीमेटली हम समझ सकते हैं दिल्ली से मुंबई तक की डिस्टेंस को हम समझ सकते हैं। तो आप सोच सकते हैं इतनी दूर की रेल ट्रैक के डिस्टेंस पे सिर्फ एक बार इंस्पेक्शन कराई गई है। और वहीं पर अगर गवर्नमेंट इनिशिएटिव की बात की जाए तो मेनली गवर्नमेंट 2 चीज़ों की सबसे ज़्यादा कहते हैं कि उन्होंने रेलवे सेफ्टी के लिए इस्टेब्लिशमेंट की, एक LHB कोचेज़ की और देन कवच की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि एक मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी है और जो इंडिया इसको बाद में थोड़े टाइम बाद बाहर एक्सपोर्ट भी करने वाला है।
और जो LHV कोचेज़ हैं वो एक जर्मन बेस्ड कंपनी है लूक हॉफमैन बुश के थ्रू, और इसे जर्मनी से यहाँ पे इंडिया में इंस्टॉल किया गया। ये एंटी क्लाइम टेक्नोलॉजी है, जहाँ पे मतलब अगर 2 ट्रेनें कोई इकट्ठे टकरा जाती हैं तो इसके डब्बे उछल के नहीं गिरते कहीं पर, बस ड्रिल हो जाते, तो कम से कम जान माल का नुकसान हो सकता है इसमें। तो अब बात आती है कवच की। कवच जो कि एक मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी है, ये ATP सिस्टम के अंडर यानी ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम के अंडर बनाई गई है, और इसकी शुरुआत 2012 में TCAS सिस्टम के थ्रू कर दी गई थी, यानी ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम के अंडर कर दी गई थी। और इसके जो फर्स्ट ट्रायल एक्सपेरिमेंट है वो 2016 में स्टार्ट कर दिए गए थे, और जो इसको पब्लिकली इंस्टॉलमेंट है वो 2020 में कर दी गई थी। और ये जो है कवच है, ये हर एक स्टेशन, हर एक ट्रैक में 1 किलोमीटर डिस्टेंस के बाद और हर एक लोकोमोटिव में लगाया जाता है। ये रेडियो फ्रिक्वेंसी के थ्रू 2 वे कम्युनिकेशन में काम करती है। अगर कोई भी इमरजेंसी आती है तो ये स्टेशन मास्टर को और लोको पायलट को सिग्नल भेज देती है इसका। और अगर कोई भी ट्रेन एक ही ट्रैक में आ जाती है तो कई डिस्टेंस पहले ही लोको पायलट को वो सिग्नल भेज देती है, या फिर किसी वजह से लोको पायलट इमरजेंसी ब्रेक लगाने में फेल हो जाता है तो खुद से इमरजेंसी ब्रेक भी लगा सकती है। पर ये भी नहीं है कि हमारे इंडिया में जो ट्रेन एक्सीडेंट के केसेस हैं हर साल बढ़ते ही जा रहे हैं। अगर 2001 से लेकर अब तक के डेटा के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बहुत ज़्यादा गिरावट इनमें देखी गई है, बट कोविड ईयर के बाद अगर देखा जाए तो फिर इनमें फिर से एक बार उछाल देखा गया है। और ये जायज़ है कि जब भी कोई ट्रांसपोर्टेशन की कोई भी फेलियर होती है तो उनकी मिनिस्ट्री से हमेशा रेजिग्नेशन मांगी गई है। इसके लिए हमेशा अश्विनी वैष्णव जी से रेजिग्नेशन की मांग की जाती है, क्योंकि कई बार ट्रेन एक्सीडेंट्स हो चुके हैं और पास्ट में भी कई बारी मिनिस्ट्री से रेजिग्नेशन मांगी गई है और उन्होंने दी भी है। जैसे ममता बनर्जी जब रेल मिनिस्ट्री के अंडर थी तब उनके थ्रू भी जब एक्सीडेंट हुआ था तो उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया था, और जब लाल बहादुर शास्त्री भी थे नेहरू जी की सरकार के समय तब उन्होंने भी रेजिग्नेशन दे दिया था ट्रेन एक्सीडेंट के बाद, और जब नीतीश कुमार भी थे UPA की गवर्नमेंट के थ्रू तब उन्होंने भी रेजिग्नेशन दे दिया था। और कई लोगों का ये भी कहना है कि अश्विनी वैष्णव जी को कई सारी मिनिस्ट्रीज उनके अंडर दे दी गई है, इसके कि वो एक जगह फोकस नहीं कर पा रहे। जैसे उनके अंदर ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री भी उनके अंदर ही है, टेलीकॉम इंडस्ट्री भी उनके अंदर ही है, और अपनी रेलवे इंडस्ट्री भी उनके अंदर ही है। तो इसका कि वो फोकस नहीं कर पाए, इस करके कई सारे फेलियर देखने को मिल रहे इंडियन रेलवे को, और उनको कोई एक इंडस्ट्री छोड़ देनी चाहिए।